इस कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसका इख्तिताम आप पर वो सच अयां करेगा जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। मैं बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करती तो मुझे मेरा मरहूम शौहर याद आने लगता। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और 6 महीने की शादीशुदा ज़िंदगी में उसने मुझे अपना इतना आदी बना लिया था कि अब उसके बगैर ज़िंदगी ही मुश्किल लग रही थी। कुछ रातें तो मैंने अपनी अम्मा के घर जाकर गुजारी, लेकिन फिर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी। अम्मा को भी एहसास था कि मैं तन्हाई का शिकार हूँ, इसीलिए अम्मा कहने लगी कि छोटे को अपने कमरे में सुला लिया करो, कुछ नहीं तो तुम्हारा दिल ही लग जाएगा। मुझे भी छोटे भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझसे 10 साल छोटा था। अगली रात मैंने उसे अपने साथ अपनी चारपाई पर लिटा लिया और इससे बातें करने लगी। वो गौर से मेरी बातें सुन रहा था और फिर कुछ ही देर बाद उसने आंखें बंद कर ली। उसे सोता देखकर मैंने भी अपनी आंखें बंद की। इसके बाद इसके साथ होने से मेरी तन्हाई का एहसास मिट गया था, इसीलिए कुछ ही देर बाद मुझे नींद लग गई। लेकिन आधी रात को एक अजीब से एहसास के साथ मेरी आंख खुली थी। जो कुछ मेरा छोटा भाई कर रहा था वो देखकर मेरी जान ही निकल गई थी, लेकिन मैं खामोश रही थी। मैं खुद 6 महीने से बेवा थी और एक मुश्किल जिंदगी गुजार रही थी, इसीलिए छोटे भाई की इस हरकत पर मैंने कुछ भी ना कहा और सारी रात खामोशी से बर्दाश्त करती रही। मैंने अपने भाई को ये एहसास नहीं होने दिया था कि मैं जाग रही हूँ और मुझे इसकी हर हरकत का इल्म है। मैं खामोशी रही थी, वो भी सारा दिन मुझे नज़रअंदाज करके अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहा था। वो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था और अम्मा चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाए। अम्मा खुद लोगों के कपड़े सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही थी। मेरा सारा दिन बेचैनी के आलम में ही गुजर गया था। समझ नहीं आ रहा था कि छोटे भाई ने ये सब कुछ कहाँ से सीखा। इतनी कम उम्र में वो ये सब कैसे कर रहा था। अगली रात में फिर सोने के लिए लेटी तो वो खुद मेरे पास चला आया। लेटकर मुझसे बातें करने लगा, अपने दोस्तों के किस्से सुनाने लगा। उसकी बातें सुनते सुनते मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने पिछली रात भी जागकर गुजारी थी, इसलिए खुद ब खुद मुझे नींद आ गई और फिर आधी रात को मेरी आंख खुल गई क्योंकि फिर मुझे वही एहसास हुआ था। और जब मैंने कनखियों से देखा तो मेरा छोटा भाई एक दफा फिर पूरी तरह से मसरूफ था। उसे तो इर्द गिर्द का होश भी नहीं था और वो पूरी तरह मगन था। कुछ देर तो मैं बर्दाश्त करती रही और फिर मेरे सब्र की हद पार हुई तो मैंने उसका हाथ पकड़ा और चीख उठी, प्लीज बस भाई और नहीं, क्योंकि इसकी नर्मो नाजुक उंगलियां बहुत तेजी से। हम गरीबों के पास दिल लगाने को और तफरीह के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता, इसीलिए हमारे मर्द अपनी थकन उतारने के लिए औरत को ही तफरीह का सामान समझ लेते हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है, हर कोई इस बात से वाकिफ है कि गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास करने को कुछ नहीं होता। इसलिए सारा दिन काम करने के बाद इनके लिए वाहिद खुशी इनकी बीवी ही होती है और फिर बच्चों की लाइन लग जाती है। कुछ ऐसा ही मेरे घर में भी था। मेरे अब्बा ने बच्चों की लाइन लगा दी थी और मेरी अम्मा एक के पीछे एक 6 बच्चों की माँ बन गई थी। गरीबी में इतने बच्चों की परवरिश करना भी मुश्किल काम होता है, लेकिन अब्बा ने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। सारा दिन मजदूरी करके घर आता तो अम्मा के साथ कमरे में बंद हो जाता और फिर कुछ महीनों के बाद तोहफे के तौर पर हमें एक भाई या बहन मिल जाता और हम बहनें इस तोहफे पर बड़ा खुश होती। लेकिन जब तक अम्मा उम्मीद से रहती, अब्बा का मिजाज बिगड़ा रहता था। वो बात बात पर हम बहनों पर गुस्सा करता और हमारे लिए जिंदगी मुश्किल कर देता। हम सब बहन भाई बस साल साल भर के ही एक दूसरे से छोटे बड़े थे, लेकिन हमारा आखिरी भाई बहुत छोटा था क्योंकि वो सालों बाद इस दुनिया में आया था। मेरा नंबर 5वां था, मुझसे बड़ी 4 बहनें थीं और फिर छोटा भाई जो मुझसे पूरे 10 साल छोटा था। जब मैं पैदा हुई तो अम्मा ने अब्बा के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, बस अब मैं मजीद बच्चे पैदा करने की हिम्मत नहीं रखती। ये सुनकर अब्बा कुछ मायूस हो गया क्योंकि इन्हें बेटा चाहिए था और सब बेटियां हो गई थीं। उनका ख्याल था कि एक बेटा होना जरूरी है, मगर अम्मा ने साफ इनकार कर दिया और यूं हमारे पास हर साल का तोहफा आना बंद हुआ। मगर अब्बा का मिजाज फिर भी वैसे का वैसा ही था। पूरा दिन मजदूरी करके आते और फिर अम्मा को साथ लेकर कमरे में बंद हो जाते। हम बहनें एक दूसरे की जरूरियात खुद ही पूरी कर लेती थी और फिर पूरे 10 साल के बाद अब्बा ने अपनी बात पूरी की और अम्मा एक दफा फिर उम्मीद से हो गई और हमारे घर भाई पैदा हो गया। अब्बा बेटे की पैदाइश पर इतने खुश थे कि घर में जश्न का समा हो गया था। छठे नंबर पर बेटे की पैदाइश के बाद अब्बा को मजीद बेटों की ख्वाहिश होने लगी और वो उठते बैठते अम्मा को यही बातें कहने लगे। जैसे जैसे हम बहनों ने होश संभाला तो हमें शर्म का एहसास होने लगा क्योंकि हमें काफ़ी कुछ समझ आता था। अक्सर तो हम बहनें एक दूसरे से भी नजरें चुराने लगती थीं। अब्बा का रवैया और अम्मा को लेकर इनके अंदाज बहुत ही अजीब होते। वो अक्सर हमारे सामने भी अम्मा का हाथ पकड़कर मोहब्बत भरी बातें शुरू कर दिया करते थे और हम सब नजरें झुकाए रखते थे। मेरी सबसे बड़ी बहन जवान हो गई थी। वो 16 साल की थी और अब्बा इसको भी आगे इस तरह की हरकतें करते हुए शर्म नहीं करते थे। इसलिए अम्मा ने ही फैसला किया कि अब बहनों की शादियों का सिलसिला शुरू कर दिया जाए। अम्मा ने बिरादरी में ही बहन के लिए रिश्ते देखना शुरू किए और फिर एक लड़का अम्मा को पसंद आ गया। लड़का क्या था, दरमियानी उम्र का आदमी था, लेकिन हम गरीबों में ऐसे बेजोड़ रिश्ते भी कोई अनोखी बात नहीं होती। अम्मा ने देखा लड़का अच्छा कमाता है तो बस रिश्ता पक्का कर दिया। हम बहनें खूबसूरत थी, इसीलिए रिश्ते में कोई मसला ना हुआ और फिर जैसे तैसे पैसे जोड़कर अम्मा ने एक बहन को रुखसत कर दिया। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही बहन ने बताया कि इसका शौहर भी अब्बा जैसा ही है। उसे बस बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रहा है और चाहता है कि जल्दी से इसे औलाद की खुशी दे दे। और फिर मेरी बहन के पास भी साल पूरा होते ही बच्चा आ गया और इसी तरह इसने बच्चों की लाइन लगानी शुरू कर दी। इस दिन मुझे यकीन हो गया कि हमारी किस्मत में यही लिखा है। हम सब बहनों को शायद जिंदगी में यही सब कुछ झेलना होगा, एक के बाद एक
अम्मा ने बहनों के रिश्ते पक्के करने शुरू कर दिए और सब शादी करके चली गई। आखिर में मैं और मेरा छोटा भाई बच गए थे। मेरी शादी के वक्त अब्बा बहुत बीमार हो गया और सारी जिंदगी अब्बा ने ना अपनी सेहत का ख्याल किया ना अपनी हालत का। यही वजह थी कि अब्बा बिस्तर से लग गया था और फिर मेरी रुखसती से पहले ही अब्बा इस दुनिया से ही चला गया। अब्बा के जाते ही अम्मा तन्हा रह गई थी और हर वक्त अब्बा को याद करने लगती। मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था, इसलिए ससुराल वालों ने शादी पर जोर दिया। अम्मा के पास मुझे देने को कुछ भी नहीं था, बस जैसे तैसे मुझे रुखसत किया और मैं अब्बा के इंतकाल के अगले ही हफ्ते शादी होकर बहुत दूर अपने ससुराल चली गई। मेरा तो अपनी बहनों से मिलना जुलना भी ना होने के बराबर ही रह गया था। बस ये तसल्ली थी कि अम्मा के साथ छोटा भाई मौजूद था जो अम्मा का ख्याल रखता था, और अम्मा ने भी ये सोचकर सुख का सांस लिया था कि अब सारी ही बेटियों की जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे और मेरा शौहर इस दुनिया से खामोशी से चला गया था। शादी के बाद मुझे पता चला था कि मेरे शौहर को कैंसर था। उसके घर वालों ने ये बात छुपाई थी और इसीलिए जल्दी शादी का शोर डालकर मेरी और इसकी शादी करवा दी थी ताकि मैं आखिरी वक्त में उसकी देखभाल कर सकूं। और मैंने गुजरे 4 महीनों में दिन रात इसकी देखभाल की थी। मैंने अपना फर्ज पूरी तरह से निभाया था और फिर वो मुझे छोड़ गया। 17 साल की उम्र में बेवा होकर मैं अपनी अम्मा के घर वापस लौट आई थी। मुझे इस तरह देखकर अम्मा फूट फूट कर रोई थी। गम तो मेरा भी बहुत बड़ा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि शादी के कुछ ही अरसे बाद मेरा शौहर चला जाएगा, जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी माना था। वो 6 महीने भी मेरे साथ ना रह सका, लेकिन तकदीर के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बस यही सोचकर मैंने अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे जवानी में बेवा देखकर अम्मा की कमर टूट गई थी। लेकिन माँ माँ होती है। अम्मा ने मुझे सहारा दिया और कहने लगी, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही तेरी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दूंगी। तू अपनी इद्दत के दिन गुजार, फिर मैं तुझे इस घर से रुखसत कर दूंगी ताकि मेरे सीने पर कोई बोझ ना रहे। मैंने अम्मा को साफ मना कर दिया कि मैं अब शादी नहीं करना चाहती। ये सुनकर मेरा छोटा भाई मेरे गले से लग गया और कहने लगा, हाँ अपा, आपको शादी करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आप अकेली हैं। छोटे भाई की बात सुनकर मैंने प्यार से इसे अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त मुझे हरगिज भी इस बात का एहसास नहीं हो सका कि मेरे छोटे भाई की इस बात के पीछे क्या मतलब छुपा हुआ है। मैंने प्यार से इसके गालों को खींचा और कहा कि अब दिल लगाकर पढ़ाई करो ताकि बड़े होकर किसी काबिल बन सको। वो फौरन कहने लगा, हाँ मैं जल्दी बहुत बड़ा हो जाऊंगा। मुझे लगा वो ये सब मासूमियत में कह रहा है, इसीलिए मैंने इसे गालों को चूमा और इसे पढ़ने के लिए बिठा दिया और खुद सारा दिन अम्मा की मदद करती रही। अम्मा घर का गुजारा चलाने के लिए सिलाई करती थी, इसलिए मैंने घर के कामकाज संभाल लिए। लेकिन रात को जब थक हार कर सोने लेटी तो मेरी आंखों में नींद ही नहीं थी। बस मुझे अपने शौहर रजा का ख्याल सता रहा था। बार बार दिल में यही आता कि काश रजा के घर वालों ने झूठ ना बोला होता, काश वो रजा की बीमारी को ना छुपाते तो आज मैं इस गम से ना गुजरती। और फिर रजा को याद करके मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी आवाज पर अम्मा दौड़ती हुई मेरे पास चली आई थी। मुझे रोता देखकर अम्मा ने मुझे गले से लगाया और कहने लगी कि छोटे को अपने पास सुला लो, वो तुमसे बातें करेगा, तुम्हें अपने किस्से सुनाएगा, तो तुम्हारा दिल बहल जाएगा। वैसे भी वो रोज रात को अकेला ही सोता है, मेरे साथ मेरे कमरे में सोना उसे पसंद नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे अब्बा कभी हम उसे हमारे कमरे में सोने ही नहीं देते थे। तुम बहनों के साथ ही बड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हारे साथ सो जाएगा। अम्मा की बात पर मैंने छोटे भाई को अपनी चारपाई पर लिटाया और फिर खुद उससे बातें करने लगी। उसकी पढ़ाई वगैरह के बारे में बात करते करते कुछ ही देर गुजरी थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे सोता देखकर मैं भी सो गई। लेकिन आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर देखा तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मेरा छोटा भाई अपनी नाजुक नाजुक अंगलियों से वो कर रहा था जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरा दिल कांप उठा था। मैं चाहती थी कि इसका हाथ पकड़कर इसे रोकूं, इसे डांटूं और पूछूं कि वो क्या कर रहा है, उसके ये सब कहाँ से सीखा है। लेकिन मेरी हिम्मत ना हुई। मैं खुद इस कदर मुश्किल हालात से गुजर रही थी कि इस वक्त छोटे भाई को रोकने का हौसला भी नहीं रखती थी। मुझे लगा था कि शायद एक आध रात की बात होगी, फिर इसका शौक खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। अगली सुबह मैंने खोजती हुई नजरों से अपने भाई को देखा था, लेकिन इसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा सुकून नजर आ रहा था। वो स्कूल जाने से पहले खुशी से मेरे पास आया और मेरे सीने से लग गया। कहने लगा, बाजी आपको किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको रोने की जरूरत है। अब मैं हर रात आपके साथ सोऊंगा, हम खूब बातें करेंगे और एक साथ घूमने भी जाएंगे। मैं बस उसे देखकर खामोश रह गई और कुछ भी ना कहा। वो स्कूल चला गया। मेरा सारा दिन ऐसे ही बेचैनी के आलम में गुजर गया। अम्मा से बात करते हुए भी मेरा दिमाग बस भाई की तरफ ही अटका हुआ था। अम्मा ने मेरे रवैये को महसूस किया तो पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हें क्या परेशानी है? मैंने ढके छुपे लफ्जों में अम्मा से पूछा कि ये सारा दिन छोटा कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके किस तरह के दोस्त हैं, क्या आपको कुछ मालूम है? अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, लड़का है, अब क्या मैं इसके पाँव में जंजीर बांध कर घर बिठा दूं? जहाँ दिल चाहता है घूमता फिरता है, स्कूल की पढ़ाई करके आता है तो थोड़ी देर बाद ही बाहर निकल जाता है, फिर शाम को ही आता है, दोस्तों यारों में ही निकलता है, कहाँ जाएगा? मैंने अम्मा से कहा, फिर भी आपको नजर रखनी चाहिए, पता नहीं किस किस्म के दोस्त हैं, किन लोगों से ताल्लुक है। अम्मा ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और पूछने लगी, छोटे ने कुछ कहा है तुमसे? मैंने फौरन इनकार में सर हिला दिया और कहा, नहीं अम्मा, बस उसकी फिक्र हो रही थी। अम्मा मुस्कुराई और कहने लगी, परेशान ना हो, मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा और नेक है,
तुम्हें ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। वो कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगा। तुम्हारे बाप को बेटे का बड़ा शौक था, लेकिन देखो बेटे के बड़े होने से पहले ही तुम्हारा बाप इस दुनिया से चला गया। वो अपने बेटे की कोई खुशी भी ना देख सका। अब्बा को याद करके अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, तो मैंने अम्मा को गले से लगा लिया। मैं उनका दुख अच्छी तरह से समझ सकती थी, क्योंकि मैं खुद भी तो इसी दुख से गुजर रही थी। सारा दिन बस ऐसे ही कामकाज में गुजर गया। फिर रात को थक हार कर जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरा भाई खुद ही मेरे पास चला आया। मुझे लेटकर अपने घर के किस्से सुनाने लगा। उसके किसी भी किस्से में कोई ऐसी बात नहीं थी जो इसकी रात वाली हरकत से जुड़ पाती। इसीलिए मैं बस खामोशी से ही उसे सुनती रही। मुझे गुमसुम देखकर वो अपनी बात कहते कहते रुक गया और फिर पूछने लगा, क्या बात है बाजी, क्या कोई मसला है? मैंने इनकार में सर हिलाया और कहा, मैं थक चुकी हूँ, सोना चाहती हूँ। ये सुनकर वो खामोश हो गया और कुछ ही देर बाद मैं वाकई ही सो गई। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि एक बार फिर मेरा भाई रात के अंधेरे में अपनी नाजुक नाजुक उंगलियों से वही काम कर रहा था। वो अपने काम में इस कदर मगन था कि उसे मेरे जागने का एहसास भी नहीं हुआ था। कितनी ही देर में हैरत से उसे देखती रह गई। वो सिलाइयों के जरिए स्वेटर बुन रहा था और उसकी नर्म नाजुक उंगलियां इन सिलाइयों पर इतनी तेजी से हरकत कर रही थी कि एक नफीस सा स्वेटर बुनता ही चला जा रहा था। कुछ देर तो मैं उसे देखती रही, लेकिन फिर मेरा सब्र खत्म हो गया, क्योंकि रात के अंधेरे में वो अपनी पूरी आंखों की ताकत लगाकर काम कर रहा था और उसे सुबह स्कूल भी जाना था। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा था? उसे ये करने की क्या जरूरत थी? यही सच जानने के लिए मैं उठ बैठ गई और मैंने फौरन पूछा, छोटे ये क्या कर रहे हो? मुझे देखकर वो गड़बड़ा गया और जल्दी से वो चीजें छुपाने लगा। मैंने फिर पूछा कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या अम्मा तुमसे ये सब कुछ करने के लिए कह रही है? कुछ देर तो वो खामोश रहा और फिर कहने लगा, बाजी घर के हालात ठीक नहीं है। अम्मा की सिलाई से जो थोड़े बहुत पैसे आते हैं वो बिजली के बिलों में चले जाते हैं। बिल इतने ज्यादा आने लगे हैं कि घर का गुजारा मुश्किल हो गया है। फिर जब आप बेवा होकर लौटी तो उस रात अम्मा बहुत परेशान थी, क्योंकि हम दोनों एक वक्त का खाना खाते थे तो 2 वक्त भूखे रह जाते थे। लेकिन अम्मा नहीं चाहती थी कि आप भी इसी हालत में रहें। अब्बा ने बच्चे तो पैदा कर दिए थे, लेकिन हमारे मुस्तकबिल का कभी नहीं सोचा था। ना आप बहनों को पढ़ाया और ना ही कोई हुनर सिखाया। लेकिन मैंने चुपके से बहुत ही पहले अपने एक दोस्त के वालिद से ये हुनर सीख लिया था। लेकिन इस बारे में अम्मा को भी इल्म नहीं है, क्योंकि अम्मा चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर किसी काबिल बन जाऊं। लेकिन मैं अम्मा की मदद करना चाहता था, इसीलिए मैंने अपने दोस्त के वालिद के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने ही मुझे ये सिलाइयाँ भी दिलाई और ये हुनर भी सिखाया। मैं आधी आधी रात को उठ जाता हूँ और फिर चुपके से ये स्वेटर बनाता हूँ। पहले तो मैं अपने कमरे में ये काम आराम से करता था, लेकिन क्योंकि मुझे आपके साथ सोना होता है, इसीलिए मैं आपके सोने का इंतजार करने लगा और फिर आपके सोने के बाद अंधेरे में ही मैं स्वेटर बुनने लगा। ये स्वेटर मैं 2 से 4 रातों में बना लेता हूँ और फिर इसके बाद ये मैं अपने दोस्त के वालिद को दे देता हूँ और वो मुझे मुनासिब उजरत देते हैं। मेरे हाथ के बने स्वेटर इनकी दुकान पर बहुत जल्दी फरोख्त होते हैं, क्योंकि मेरी नाजुक उंगलियां इस काम को बहुत महारत से अंजाम देती हैं। स्वेटर पर लगने वाली गिरहें बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सफाई है। इसीलिए धीरे धीरे मेरी उजरत भी अच्छी हो रही है। जो पैसे मुझे मिलते हैं मैं इससे घर में खाने पीने के लिए कुछ न कुछ सामान ले आता हूँ और अम्मा को यही कहता हूँ कि ये सारी चीजें मेरे दोस्त के वालिद ने भेजी हैं। अम्मा को नहीं मालूम कि मेरे दोस्त के वालिद मेरी मेहनत के बदले में ये सब कुछ देते हैं, क्योंकि अम्मा इस हक में नहीं थी कि मैं कम उम्री से कामकाज शुरू कर दूं। अम्मा चाहती हैं कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन हम जैसे लोगों को बचपन से ही मेहनत करना पड़ती है, वरना आगे हमें कहीं किसी जगह पर काम नहीं मिलता, वरना आगे हमें कहीं जगह नहीं मिलेगी। पहले मैं ये काम कम करता था, क्योंकि घर में सिर्फ मैं और अम्मा ही थे, लेकिन आपके आने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब आप भी मेरी जिम्मेदारी हैं, इसलिए मैंने अपनी मेहनत डबल कर दी है, ताकि आपकी जरूरियात और ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकूं। आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब आपको जिंदगी की हर खुशी मिले। अपने छोटे भाई की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। लग नहीं रहा था कि वो 10 साल का बच्चा है। हालात ने इसे वक्त से पहले ही बड़ा बना दिया था और वो इस कदर समझदार हो गया था। मैं दंग रह गई थी। मैंने इसकी नाजुक सी उंगलियों को अपने हाथों में पकड़कर अपने होठों से लगाया और कहा कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? मैं भी कोई ना कोई काम करके तुम्हारी मदद करती। वो कहने लगा, नहीं बाजी, मैं आपका भाई हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाई भी करूंगा और घर का बोझ भी उठाऊंगा। बस आप अम्मा को इस बारे में कुछ मत बताना। मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे भी ये हुनर सिखा दो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो जल्दी घर के हालात ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गया था। फिर उसने धीरे धीरे मुझे सिलाइयाँ पकड़नी सिखाई और कुछ ही वक्त बाद मैं भी इस काम काज में माहिर हो गई थी। आज मैं और मेरा भाई मिलकर एक से बढ़कर एक स्वेटर के डिजाइन डालते हैं और ये स्वेटर मार्केट में मुंह मांगी कीमत पर फरोख्त भी हो जाते हैं। हमें अच्छी उजरत मिल जाती है। मेरे छोटे भाई के दोस्त के वालिद ने हमारी इस काम में बहुत मदद की और आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों ने ही इस काम से अच्छी आमदनी बनाना शुरू कर दी। और फिर सही वक्त आने पर हमने अम्मा को भी इस बारे में आगाह कर दिया था। ये सुनकर अम्मा बहुत रोई थी। उनका कहना था कि पता नहीं कब तक हम गरीब लोग इसी तरह मेहनत की चक्की में पिसते रहेंगे। अम्मा की बात सुनकर मेरा छोटा भाई कहने लगा, अम्मा हम गरीब हैं तो क्या हुआ, मेहनत करके हलाल की कमाते हैं, बड़े लोगों की तरह गरीबों के हक पर डाका नहीं डालते। रोजे महशर हम अल्लाह की अदालत में सुरखरू होंगे। छोटे भाई की बात सुनकर मेरा सर फखर से बुलंद हो गया था और अम्मा ने भी मोहब्बत से इसकी बलाएं ले डाली थी। मेरे छोटे भाई की आंखों में एक अज़म था। वो मेरे लिए और मेरी माँ के लिए कुछ करना चाहता था। मुझसे बड़ी शादीशुदा बहनें जो अपने घरों में थीं, मैंने इन्हें ताकीद की थी कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएं, इन्हें कोई ना कोई हुनर भी सिखाएं, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तालीम के साथ साथ हुनर का होना भी बहुत ज़रूरी है।
और ये सब सीख मुझे मेरे छोटे भाई से मिली थी। कभी कभी छोटे भाई हम बहनों से कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मेरा छोटा भाई भी कहने को छोटा था, लेकिन उसने एक बड़े भाई से भी ज्यादा बड़ा फर्ज निभाया था। क्या आपने भी कभी किसी छोटे भाई की ऐसी मोहब्बत देखी है? क्या किसी छोटे भाई को वक्त से पहले खुद से बड़ा होते देखा है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।